गुड मॉर्निंग एवरीवन। पता तो चल ही रहा है क्या कि आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जैसा हम बताए थे और कुछ लोगों का इंफॉर्मेशन मिला भी कि चैप्टर जो स्टार्ट करना चाहिए वो चैप्टर हमारा स्टैटिक्स ही होगा। और हमारा भी व्हाट्सएप और फ़ोन एक में नेटवर्क नहीं है और व्हाट्सएप ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से दोनों भी बंद है। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे देंगे, उस नंबर पे और उस व्हाट्सएप पे तब तक आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बताए थे कल भी कि ये फिजिक्स का एक ब्रांच है और ये मैथमेटिक्स में के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है पढ़ने के लिए। तो पहले आपको हम थोड़ा सा बात बता दें ये फिजिक्स होता क्या है। जैसे देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारे द्वारा कोई बॉल फेंका जाना, पत्थर फेंका जाना, क्रिकेट बॉल के द्वारा प्रोजेक्ट करना बॉल को प्रोजेक्टाइल की तरह, समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी का चलना, काइनेटिक्स, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या कोई एक अदर फोर्स के कारण चीज़ों का ऊपर चला जाना, अर्थ के अपोजिट साइड में या ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे चला जाना, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे फिजिक्स के अंदर आती है। एक चीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई चीज़ों को देखना, ऑप्टिक्स किसी चीज़ों को देखना, किस रूप में देखा जाए वो, फिर प्लैनेट्स का घूमना, उसके बीच का डिस्टेंस, लाइट का अर्थ पे आना, लाइट का दूसरे प्लैनेट्स पे पहुंचना, प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स, उनके बीच की दूरी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग फिजिक्स में करते हैं। और फिजिक्स में जितने भी साइंटिस्ट हुए, इसी सब के दरमियान, इसी सब के बारे में उन्होंने एक अपना रूल दिया, अपना थ्योरी दिया, और फिर उसी थ्योरी एक लॉ की तरह बना। जैसे फलों का गिर जाना, न्यूटन्स लॉ, स्टेबल अनस्टेबल, किसी भी बॉडी है तो वह स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उस तरह की चीज, इक्विलिब्रियम में, संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। बचपन में पढ़ते होंगे जड़त्व का नियम, क्लास 8 या 9th में पढ़े होंगे जड़त्व का नियम। बस में अचानक जाना, बस में कोई सबस्टांस या कोई बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो इस तरह का रूल लॉ जो हमें मिला हर ब्रांच में अलग अलग, तो वो सारे चीज़ का जो स्टडी करते हैं हम लोग को फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिक्स से रिलेटेड है। तो हम लोग अब चाहेंगे कि उससे क्या चीज़ें, किस टाइप का ब्रांच है और किस ब्रांच पर हम लोगों को स्टडी करना है अपने सिलेबस में, वहाँ तक आ जाएं और इसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर बोलते हैं कि आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं नोट्स साथ में बनाते जाइएगा। बाद में फिर स्टैटिक्स समझ में नहीं आएगा, पार्ट 3 पेपर 8 जा करके आपको पूरा बर्बाद हो जाएगा। पेपर 8 जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए स्टैटिक्स जो पढ़ा रहे हैं अभी और फिर डायनामिक्स, ये दोनों को बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे, और नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से पार्ट 1 में मॉडर्न को अच्छे ढंग से यदि नहीं पढ़े तो पार्ट 3 का पेपर 6 गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, study the reaction of forces on the
बॉडी फ्लूइड deformable bodies at rest in the motion। फोर्सेस के बारे में जान लीजिए। ये फोर्सेस इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। फ्लूइड के बारे में जान लीजिए। फ्लूइड के बारे में जान लीजिए। लिक्विड होगा, ब्रैकेट में वाटर क्लियर कर देते हैं, गैस होगा, प्लाज्मा होगा। आइए थर्मोडायनेमिक्स में देख लेते हैं, समझा रहे हैं सारी चीजों को। स्टडी ऑफ एनर्जी या heat on the substance and relation between work and energy। इसमें शॉर्ट दे देते हैं। चार्ज करंट। आई आप देख रहे होंगे, एक चीज और लिख ही लेते हैं। मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड पीजी, फिजिक्स ऑनर्स एंड पीजी, फिजिक्स ऑनर्स एंड पीजी। देख लीजिए, इसमें तीन चीज लिखे हुए हैं। फिजिक्स तीन ब्रांच में बटा। पहले सबसे पहला ब्रांच जो कहलाया आपका वो मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो आपका मैकेनिक्स रहा वो मैथमेटिक्स में रखा गया, उसके कुछ ब्रांच को फिजिक्स में फिर बाद में ले जाया गया, लेकिन ये मैथमेटिक्स में रखा गया। ये आपके सिलेबस में ऑनर्स और पीजी दोनों मिला देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आप दूसरा थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स आपका पीजी फिजिक्स के पीजी और ग्रेजुएशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये दो तीनों सिलेबस में कहाँ है, ये बातों को आप समझ गए होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा मैकेनिक्स जो है, इस मैकेनिक्स आखिर ये है क्या। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि किसी फोर्स का बॉडी पर रिएक्शन ऑफ फोर्सेस, देखेंगे रिएक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी। रिएक्शन ऑफ फोर्सेस क्या समझिएगा, जैसे कि हम आपको मारे तो उससे कुछ रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, आप पढ़ना शुरू कर दिए, थोड़ा गुस्सा भी लग गया, बात समझ रहे हैं। जैसे कि आपके पैर में कांटा चुभा तो आपका कैसा रिएक्शन आएगा, आपने अच्छा मार्क्स प्राप्त किया, आपको कैसा रिएक्शन होगा, बात समझ गए होंगे। तो रिएक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी फ्लूइड, बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं तो क्या रिएक्शन क्या होता है, बॉडी है फोर्स लगाए, क्या रिएक्शन होगा,
फ्लूइड नीचे बताए हुए हैं क्या है, पानी पे रिएक्शन फोर्स का, जैसे पानी है उस पर रिएक्ट किए, एक कोई चीज फेंके, या फिर पानी का बहाव कहीं से आ रहा है तो वो क्या करेगा, मिट्टी को काटेगा। यदि किसी कंटेनर में वाटर रखा हुआ है तो उस वाटर, उस पानी के द्वारा, उसके अलावा कुछ और भी रह सकता है, उस पानी के द्वारा क्या रिएक्ट करेगा वो कंटेनर में, क्या प्रेशर रहेगा, क्या थ्रस्ट रहेगा, चैप्टर में आगे तो बताएंगे और अच्छे से। बात समझ रहे हैं। इसके बाद डिफॉर्मेबल बॉडी, जैसे आटा गुथा हुआ है, वो देखेंगे आप ऐसे किए हुए हैं, छोड़ देंगे तो धीरे धीरे कुछ थोड़ा सा वो डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि अपने पुरानी स्थिति में आने की कोशिश करेगा। तो डिफॉर्मेबल ऑफ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी पर या फ्लूइड पर या डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी कि डिफॉर्म हो जाए पहले की तरह, जैसे बॉल है, बॉल को दबाए तो वो दब गया और फिर अपना फोर्स हटा लिए, इंटरनल फोर्स, तो वो डिफॉर्म हो गया, जिस तरह पहले था वैसा हो गया। तो उससे फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, क्लियर है। अब यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या है, दो तरह का फोर्स होता है, हम जानते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो बाहरी बल और आंतरिकीय बल। आंतरिकीय बल क्या करता है कि किसी चीज को अपनी केंद्र की ओर खींचकर उनके अणुओं को बांधे रहता है, और इसमें ये डिपेंड करता है उसके रेडियस पर और सेंटर पर। यदि किसी बॉडी में यूनिफॉर्म बॉडी है, बॉल यूनिफॉर्म बॉडी हो गया, और कोई टेढ़ा कुबड़ा बॉडी देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म बॉडी नहीं हुआ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो जानते हैं किसी बॉडी का, उसके सेंटर पे होता है, वो धीरे धीरे दिमाग में आएगा। तो जब आप देखेंगे कि ये फोर्स जो है दो तरह का, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। तो जब फोर्स समझ में आ गया होगा कि उसके इंटरनल से कैसा होगा, एक्सटर्नल से बाहरी बल लगाए बॉल में तो क्या होगा, उसका एक्सटर्नल क्या है, तो रेडियस, और रेडियस को मानिए और सेंटर की तरफ वो अपने सारे मॉलिक्यूल को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो उसके सेंटर से जितना नजदीक रहेगा उस पे उसका फोर्स, इंटरनल फोर्स उतना अधिक रहेगा, और जो जितना ज्यादा दूर रहेगा उसका कम रहेगा। ऐसे भी जानते हैं चुंबक में, जैसे देखिए जो जितना नजदीक रहेगा उतना उसको उतना मजबूती से अपने की तरफ खींचे रहेगा थ्रू द मैग्नेटिक फोर्स, और जो जितना दूर रहेगा उसको उतना कम ताकत से खींच पाएगा। समझ गए होंगे इंटरनल एक्सटर्नल। अब आइए एक फ्लूइड के बारे में, फोर्स समझ गए। फ्लूइड में क्या है, देखिए जब भी हम फ्लूइड का नाम लेंगे तो आपके मन में इन जनरली आना चाहिए कि ये वाटर है, वाटर है। लिक्विड कोई भी हो सकता है, पेट्रोल पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इन जनरली वाटर पे ही यूज करेंगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीग्राम में उस तरह की चीजें आएंगी। इसके बाद वो गैस भी हो सकता है, गैस में भी वो वाटर का गैस है, बस गैस आप समझ के रखेंगे, गैस पे ही पूरा डिस्कस होगा। इसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा समझ ही रहे हैं, ये प्लाज्मा भी आपका लिक्विड, प्लाज्मा भी हमारा फ्लूइड के अंदर ही आएगा। ये प्लाज्मा क्या है वो भी समझ लीजिए। तो जान रहे हैं कि आपके ब्लड में 60% प्लाज्मा और 40% आरबीसी और हीमोग्लोबिन और 2-3 सबस्टेंस मिलकर के रहता है 40%, और 60% प्लाज्मा होता है। ऐसे समझिए कि 60% पानी होता है और 40% उसमें अणु होता है, चीनी वगैरह, चीनी नमक समझ के रखिए, चीनी नमक खाद, समझ रहे हैं, पोटाश, डीएपी, ये समझिए 40% होता है और 60% प्लाज्मा होता है। तो हम लोग फ्लूइड जैसे कहेंगे तो प्लाज्मा भी सोच सकते हैं। इन जनरली हम लोग वाटर और गैस पे जनरल वर्क करेंगे। चलिए ये भी समझ गए होंगे आप। कहने का मतलब ये हो गया कि मैकेनिक्स में जो हम लोग मैकेनिक्स जो हम लोग का जो डेफिनेशन हम लोग समझेंगे या उस पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो ऐसा स्टडी करेंगे कि कोई फोर्स किसी बॉडी पर, फ्लूइड पर या फिर फ्लूइड, गैस या डिफॉर्मेबल बॉडी पर पड़ने पर क्या रिएक्ट करता है बॉडी, वो फोर्स इंटरनल फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स हो। क्लियर है। तो ये मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे समझ में आ गया। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे एनर्जी और वर्क के बीच। थर्मोडायनामिक्स नाम से भी पता चल रहा है थर्मो, उसमें हिंदी आप देखें तो उसमें क्या स्टडी करेंगे, वर्क और एनर्जी के बीच। हाथ को रब करेंगे, ये काम हो रहा है, देखेंगे एनर्जी मिलेगा। एनर्जी को हीट के तौर पे भी देखें, जैसे हम हीट बोले आप समझ लीजिएगा कि वो एनर्जी बोले, ठीक है। तो हाथ को जब रब करेंगे तो उससे हीट आएगा, तो वो एक एनर्जी देगा हमको। क्लियर है।
इसके बाद जैसे मान लीजिए किसी एनर्जी को किसी कंटेनर में सब्सटेंस है, सब्सटेंस वाटर रख लीजिए और उसको नीचे से एनर्जी दीजिए, मतलब हीट दीजिए, तो अब उससे क्या होगा कि उससे वाष्प निकलेगा, तो उस पर क्या रिएक्ट करता है वो, समझ रहे हैं। और वो जिस हिसाब से आप नीचे से एनर्जी देंगे, हीट देंगे, उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। वहां भी 3 प्रकार के, आप लोग जो IIT वगैरह का तैयारी अच्छे ढंग से किए होंगे तो वहां पढ़े होंगे, हम लोगों को मौका मिला था पढ़ने का, कि कंटेनर जब पैक होता है तब उसमें हीट देते हैं। खुला कंटेनर तो उसमें हीट दिए तो क्या हुआ, पैक कंटेनर उसमें हीट दिए, कंटेनर में पानी है तो क्या हुआ। और ऐसा कंटेनर जब उसका हीट डायरेक्ट उसके अंदर जा रहा है, मतलब ऐसे तो कंटेनर गर्म हो जाता है, ऐसा भी हीट डिफॉर्म किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, जो किसी कंटेनर में पड़े और वो अंदर में ही वो उसका एनर्जी बन जाए, एनर्जी इधर से दिया और जो चीज बने आपका वो एनर्जी था, हीट सब्सटेंस एनर्जी दिए, तो अंदर में जो वर्क हुआ, क्या वर्क हुआ, वो अंदर में ही रह जाए, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी तो जनरल सी चीज है, इसमें जनरल सी चीज नहीं है, बहुत सारी चीज है, AC करंट, DC करंट इसी में पढ़ते हैं, फिजिक्स 12th में भी पढ़े होंगे। और ये चार्ज है, और इसके बाद करंट के बारे में भी पढ़े होंगे। करंट पास करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव, मानते इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। चार्ज स्टोर रहता है, चार्ज किसी बैटरी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़े होंगे 12th में, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का ही वो एक छोटा सा ब्रांच था। तो आपको 11th 12th इंटरमीडिएट लेवल में जो चीजें पढ़ाई गई थी, और ये तो थर्मोडायनेमिक्स 11th चालू ही होता है, तो वो सारा चीज जो पढ़ाया गया था आपको, वो सारा चीज यहीं का थोड़ा थोड़ा सा भाग दिया गया था, यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लियर है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर सी बात है। इस पे ही हम डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस है, इन दोनों पे डिस्कस हम नहीं करेंगे। यदि आप इंजीनियरिंग लेवल का तैयारी किए होंगे या कुछ इंजीनियरिंग तो किए होंगे तो उनको समझ में आया होगा। ये मिटा दें, और इसके ब्रांचों को हम लिखते जाएंगे और इस पे हम लोग बात करेंगे। इसी चीज को समझाने में बहुत लग जाता है। आइए, फर्स्ट मैकेनिक्स ऑफ बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सीधा देखिए, रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ deformable bodies। समझ में आ गया होगा, तीनों चीजों का भी हम जिक्र भी किए थे। आइए हम लोग अब लिखते हैं फर्स्ट मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। स्टैटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स मतलब स्थिर की अवस्था में, डायनामिक्स मतलब गतीय अवस्था में, कल भी डिस्कस किए थे। अब ये जो आप देख रहे होंगे डायनामिक्स, ये भी 2 पार्ट, पार्टिकल ऑफ डायनामिक्स, पार्टिकल ऑफ डायनामिक्स, पार्टिकल ऑफ
rigid body dynamics. Rigid body dynamics. Rigid body dynamics. आइए लिख लेते हैं दो नंबर. मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड. मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड. हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स. स्टैटिक्स ऑफ फ्लूइड, स्टैटिक्स ऑफ फ्लूइड और डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड. Fluid, statics of fluid, statics of fluid, dynamics of fluid. तीसरा भी लिख लेते हैं. तीसरा क्या है? मैकेनिक्स ऑफ deformable body. Theory of plasticity. Theory of plasticity. Theory of elasticity. और ये हो जाएगा थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी. चलिए आइए स्टैटिक्स में क्या, मैकेनिक्स का पहला पार्ट रिजिड बॉडी मैकेनिक्स. मैकेनिक्स जो पढ़ेंगे वो रिजिड बॉडी पे पढ़ेंगे, पहले बताए थे रिजिड बॉडी पर. तो उसमें आपको मिलेगा स्टैटिक्स. ये आपका बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 ग्रुप सी. क्लियर है? डायनामिक्स, डायनामिक्स में दो पार्ट होगा, एक पार्टिकल ऑफ डायनामिक्स, एक रिजिड बॉडी डायनामिक्स. ये चीज जो आप पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 4 ग्रुप सी. क्लियर हो गया? अब आप देखेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स बीएससी पार्ट 3 पेपर 8 ग्रुप ए. तो दिक्कत नहीं. हाइड्रोस्टैटिक्स लिख देते हैं यहाँ पे बीएससी पार्ट 3 पेपर 8 ग्रुप बी. ये पेपर 8 में पढ़ेंगे, ग्रुप बी में पढ़ेंगे. हाइड्रोस्टैटिक्स पीजी.
सेमेस्टन थर्ड पीजी की चीज है ये, बाकी आप आगे जाके कहीं पढ़ेंगे इस पे। चलिए आइए, तो स्टैटिक्स डायनामिक्स, डायनामिक्स में दो पार्ट, पार्टिकल ऑफ डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसके बाद इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स। आपका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस ये है, वो सिलेबस ये है, ठीक है। अब ये दोनों सिलेबस आपको पढ़ना है। हम हैं इस सिलेबस स्टैटिक्स पे और हम शुरू करेंगे स्टैटिक्स से। तो बात समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है, चीजों को पूरी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैकेनिक्स का 3 पार्ट, मैकेनिक्स ऑन ए रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑन ए फ्लूइड और मैकेनिक्स ऑन ए डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया। इसके बाद मैकेनिक्स ऑन रिजिड बॉडी में दो पार्ट, एक स्टैटिक्स, एक डायनामिक्स। फिर डायनामिक्स में 2 पार्ट, डायनामिक्स ऑन ए पार्टिकल, डायनामिक्स ऑन ए रिजिड बॉडी। और इसके बाद फिर जो मैकेनिक्स ऑन ए फ्लूइड में 2 पार्ट, एक हाइड्रोस्टैटिक्स, एक हाइड्रोडायनामिक्स। मतलब स्टेबल की अवस्था में फ्लूइड पे स्टडी करेंगे एट रेस्ट और एट मोशन। तो उधर चला गया, आपको ध्यान से इधर देना है कि स्टैटिक्स आपका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट ब्रांच है और इसका सेकेंड डायनामिक्स का फर्स्ट ब्रांच है। ये वाला आपको पार्ट 3 पे पढ़ना है। दिमाग में सेट हो गया होगा चीज। चलिए आते हैं, हम स्टैटिक्स से शुरू करते हैं। क्या है बदल लिख देते हैं, कौन सा पेपर है ये। पेपर आपका ये 3rd है और ग्रुप सी, दिमाग में रखिएगा। इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वो चैप्टर भी लिख लेते हैं। पहला चैप्टर कैटेनरी, इसका दूसरा नाम इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग या चेन। चेन दूसरा जो आप पढ़ेंगे वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्थ फोर्स ऑन 3D थ्री डायमेंशनल। आइए कैटेनरी के बारे में क्या है समझिए, थोड़ा थोड़ा सा प्रिंट बना देते हैं दिमाग में। दो पोल के बीच में जो तार खींचा हुआ रहता है उसके नीचे एक छोटा देखिएगा कर्व टाइप का भी बना रहता है। कितनों खींच दे, थोड़ा लूज तो जान के छोड़ा जाता है, लेकिन वो कितनों खींच दे फिर भी एक कर्व बनेगा, वही कैटेनरी है। और उसी पे हमको डिस्कस करना है। वो कैटेनरी आप जो देखते हैं तार झुला हुआ, उसका कहीं एक सेंटर पॉइंट आप नीचे से यदि ऐसे चेक करेंगे तो उसका कोई लोएस्ट पॉइंट होगा ना, वो लोएस्ट पॉइंट जो कहलाता है वो वर्टेक्स कहलाता है। उसी लोएस्ट पॉइंट के पास एक लाइन यदि खड़ा आप करते हैं तो एक्सिस ऑफ कैटेनरी कहलाता है। और वो लोएस्ट पॉइंट और वो जो पोल का सीधा तार मिलाने पर जो मिलेगा
वो स्पैन कहलाता है और वो सैक कहलाता है। क्लियर है? अभी लिखाएंगे समझ में आएगा, और उसी से रिलेटेड हम लोग उस पर प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब तार ही होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है। जो फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं कि खींचा हुआ रॉड की तरह एकदम सीधा रहेगा, वैसा नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है, लूज होता है, रस्सी भी कह सकते हैं आप, उसके जगह पे यूज कर सकते हैं। और इनएक्सटेंसिबल मतलब वो जितना बड़ा है उसको खींच करके और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, इनएक्सटेंसिबल होता है वो। क्लियर है? इसके बाद वर्चुअल वर्क, जो कार्य आप पढ़ के आए हैं क्लास 9th 10th और इंटरमीडिएट में, वही चीज पूरा का पूरा है। वर्चुअल वर्क इज ऑल्सो नॉन एज लाइक वर्क, वो वर्क की ही तरह काम करेगा। बात ये भी समझ गए होंगे। आइए, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, चीजों को समझिए। बहुत ही अच्छा एग्जांपल टीप टाइप का वो पढ़ते होंगे, बर्थडे टोपी होता है ना, तो बर्थडे टोपी को उसके नोक के सीधा नोक को नीचे रख के खड़ा जब कर दें, तब उस पर आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि वो खड़ा रह जाए, ये वाला नहीं, इस तरह से वो खड़ा रह जाए, या फिर थोड़ा सा इधर किए तो इस तरह में रह जाए, फिर इधर किए तो इसी तरह रह जाए। अच्छा, यदि वो इस तरह से खड़ा है तो यदि उसको थोड़ा सा इधर किए और इधर ही रह जाए, इधर किए तो इधर ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, इधर से ठोकर मारे और वो फिर बीच में आ जाए। ठीक है? बात बोलेंगे धीरे धीरे, जिस समय ज्यादा डिस्कस करेंगे और पढ़ाएंगे ना, तब लगेगा कि जो जो बात बोले थे वो सारी चीजें आ रही है दिमाग में। ध्यान से चीजों को पढ़िएगा और समझिएगा जो बोल रहे हैं वीडियो में, समझ रहे हैं? इसको आप जनरल मोड में नहीं लीजिएगा। इसके बाद फिर ठोकर मारे, फिर उसी पे रिटर्न आ गया, फिर ठोकर मारे, फिर उसी पे रिटर्न आ गया, ठोकर मारे गिर गया, तो उसी तरह का वो संतुलन की अवस्था से रिलेटेड है। वो स्टेबल संतुलित अवस्था में रहेगा, वहीं रुक जाता है, या अनस्टेबल है, गिर जाता है, या अपने पुराने पोजीशन में आ जाता है। कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल कंसीडर सामने करके रखें तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे तो अनस्टेबल, स्टेबल। फोर्सेस ऑन 3D, अब ये बॉडी यहाँ पर है, इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, इधर से भी एक फोर्स लग रहा है 3D एलिमेंट्स पर। तो जैसे ऐसे समझ लीजिए, उसके अंदर से एक खिंचाव बल लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स, समझ रहे होंगे, सेंटीपिटल फोर्स अंदर आंतरिक बल, इसके बाद एक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह का तीन तरफ से किसी बॉडी पर जब लगता है 3D बस एलिमेंट्स पर या सब्सटेंस पर, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कैटनरी करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर में क्वेश्चन नंबर, ये आप जान रहे हैं, जैसे स्टैटिक्स में पूरे 4 क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कैटनरी एक ना क्वेश्चन, दूसरा को एक क्वेश्चन आपके वर्चुअल वर्क से रहेगा, एक क्वेश्चन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रहेगा, और एक क्वेश्चन फोर्स ऑन 3D से रहेगा। क्लियर हो गया आपका चारों क्वेश्चन? तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक्स क्या है वो स्टैटिक्स देखते हैं, फिर कैटनरी या इक्विलिब्रियम ऑफ कैटनरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स पे लिखिए, statics is that branch of science in which the branch of that branch of science in which we study the equilibrium condition, the study of the in which we study the reaction of forces on a
इक्विलिब्रियम condition of string body etc. ब्रैकेट में कर देते हैं एट रेस्ट, याद रखने के लिए ब्रैकेट में कर देते हैं। स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वो ब्रांच है इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग स्टडी करते हैं द रिएक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन ए बॉडी, इक्विलिब्रियम बॉडीज, यानी कि कोई इक्विलिब्रियम बॉडी पर, किसी इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की अवस्था में वो है, और उस पर फोर्स क्या इफेक्ट डालता है उसकी स्टडी करते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है, संतुलन की अवस्था में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको हम रेस्ट भी कह सकते हैं। रेस्ट और दोनों वर्ड में लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, इसलिए हम ब्रैकेट में देखिए रेस्ट लिख दिए हैं। तो रेस्ट का मतलब हुआ कि कोई बॉडी है और उस पे ये यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या इसमें अंतर आ रहा है, इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, इस फोर्स का क्या रिएक्ट कर रहा है, ये फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी रिएक्ट कैसा कर रहा है, तो उस सारी चीजों पे हम लोग वर्क करते हैं। एक बात याद रखिएगा, टेंशन, तनाव जो उत्पन्न होता है, टेंशन, तनाव, वो भी फोर्स के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रस्सी को आप वहां पे एक इस कॉर्नर पे और फिर इस कॉर्नर पे बांधे, तो उसमें कुछ झुका नीचे आएगा, झूलेगा, समझ में आएगा, नीचे किस कारण से वो आएगा नीचे, वो आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो खिंचाव आएगा। अब देखिए ये दोनों जो टॉप हेडेड पॉइंट यहाँ पे, जहाँ पे आप तार लगा हुआ है, यहाँ खिंचाव आएगा ना, क्योंकि ये नीचे की ओर वेट, इसका तो कुछ वेट होगा ना, तो वो नीचे की ओर जब वेट खींचेगा अर्थ, तो इस दोनों पॉइंट पर कुछ तनाव उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा, टेंशन, तो वो भी क्या, एक फोर्स का ही रूपांतरित है। समझ में आ गया होगा। चलिए, ये बात को भी आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आइए हम लोग चैप्टर पे आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैटनरी। कैटनरी या इक्विलिब्रियम नदी, या इसका दूसरा नाम इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग या चेन। इंट्रोडक्शन लिखिए। In this chapter, we study about a string, about a string या chain which is flexible and inextensible
under the action of gravity and its sum and discuss some equations and solve the problem. Solved the problem. इसमें स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें उस स्ट्रिंग के बारे में, जो स्ट्रिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होगा और इनएक्सटेंसिबल होगा। फ्लेक्सिबल समझ ही रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल रॉड नहीं होगा, क्लियर है। तार होगा या फिर वो क्या रिंग या चेन कह रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इनएक्सटेंसिबल, उसको खींच के बड़ा नहीं किया जा सकता है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंडर पड़ेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल नहीं है, इसमें दिमाग में रखिएगा कि एक्स्ट्रा फोर्सेस भी लगेगा जब आगे इसी में बढ़ेंगे लास्ट टाइम में। इसके बाद डिस्कस सम इक्वेशन, इससे कुछ इक्वेशन तैयार होगा जो 1 मार्क्स का आता भी है। उसके सम इक्वेशन से और प्रॉब्लम भी इस पे पढ़ेंगे। एक उसका इक्वेशन ड्राइव करेंगे, वो 8 मार्क्स में आएगा, और दूसरा उसका प्रॉब्लम भी आएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। तो आप जान गए कि इसमें कैटेनरी में क्या क्या पढ़ना है। आइए द कॉमन कैटेनरी क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ से कुछ समझ में और अच्छे ढंग से आएगा। सारी चीजों को कॉपी में लिखिएगा, नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लगता है और टाइप का, फिर 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। कुछ सामने है नहीं ना, तो कुछ बोलना पूछना होता नहीं है, इसलिए कुछ अलग लगता है। कुछ बोल के फिर हमें को समझना होता है, आप क्या नहीं समझे हैं। ठीक है, कैटेनरी कैटेनरी द कॉमन कैटेनरी, द कॉमन कैटेनरी लिखने दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन यहाँ से याद कीजिएगा। यहाँ से जो लिखेंगे सारा चीज याद रहना चाहिए। यहाँ के बाद वाला सारा चीज एग्जाम में आता है। द कॉमन कैटेनरी, ए, यहाँ के बाद बहुत सारे चीज बोलेंगे भी, याद रखना होगा सुन के। द ए यूनिफॉर्म flexible and inextensible a flexible and inextensible string या और चेन hangs freely under the action of gravity with 2 points not in
सेम vertical lines is called common catenary. देखिए, a uniform flexible and extensible string, a uniform का मतलब समझिएगा कि कोई तार ऐसा यहाँ से यहाँ तक ले कि कहीं वो मोटा हो कहीं पतला हो, कहीं मोटा हो कहीं पतला हो, कहीं मोटा हो कहीं पतला हो, ऐसा नहीं लेना है। कैसा लेना है? यूनिफॉर्म लेना है, वो एक तरफ बराबर होना चाहिए, यानी कि वेट पर यूनिट लेंथ इज इक्वल और सेम। समझ में आ गया होगा? तो ए यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल भी होना, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब वो खींचा नहीं जा सके। एक्सटेंसिबल नहीं होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए या चेन होना चाहिए। बात समझ में आ गया होगा? चेन तो जान ही रहे। हैंग्स, लटका हुआ है। ए यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स हैंग्स, स्ट्रिंग जो है हैंग्स है, लटका हुआ है। हैंग्स फ्रीली लटका हुआ है, ये नहीं कि उसको बीच से भी लटका दिया, वैसा नहीं। हैंग्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और चीज बांध के लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। ऑफ ग्रेविटी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो लटका रहना चाहिए, दूसरा फोर्स उसमें वर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं के बीच में तार लगा दिए, खींच दिए, वैसा नहीं। विथ 2 पॉइंट्स, अपने 2 पॉइंट्स के साथ। वो जो 2 पॉइंट होगा दोनों एक सेम वर्टिकल नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली किसी एक लाइन पर, समझने के लिए। ऐसे भी ठीक है, यानी कि सेम वर्टिकल लाइन पे नहीं, एक तार यहाँ लगा दिए, एक ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, एक यहाँ पर और एक ऐसे यहाँ और यहाँ। दिखाएंगे, नहीं होगा तो अगले दिन हमको लग रहा है समझाने में, सामने रख के कोशिश करेंगे दिखाने का। पॉइंट्स नॉट इन सेम वर्टिकल लाइन, सेम वर्टिकल लाइन में इज कॉल्ड कॉमन कैटनरी, ये कॉमन कैटनरी कहलाएगा। अब देखिए, कैटनरी का यदि सिर्फ डेफिनेशन कहा जाए तो कोई भी ये यूनिफॉर्म शब्द हटा देंगे, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं मोटा कहीं पतला होगा, और जब यूनिफॉर्म शब्द लगा देंगे तो वो यहाँ से वहां एक जैसा हो जाएगा। तो क्लियर है, यानी कि पर यूनिट लेंथ इफ सेम। यदि कॉमन कैटनरी, आपको सीधा कहता है कैटनरी का डेफिनेशन लिखिए, कॉमन कैटनरी ही पूछता है, आपका सिलेबस ही कॉमन कैटनरी है, यानी कहता है सीधा कि यदि कैटनरी का डेफिनेशन, तो यहाँ यूनिफॉर्म शब्द आप गायब कर दीजिए समझने के लिए। और यदि कह देता है कि कैटनरी यूनिफॉर्म, ये कॉमन कैटनरी आ जाए, तब आप उसमें जनरल लगा दीजिए कि यूनिट पर लेंथ इज सेम, यानी कि दूसरी भाषा में यूनिफॉर्म वर्ड लगा दीजिए, काम हो जाएगा। तो एक वर्ड लगा दिए, इसके बाद, और यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ना है हमको डिस्कस करना है कॉमन कैटनरी में। लीजिए, कॉमन कैटनरी का फिगर भी हम ड्राइव कर देते हैं। स्पेन, सैग, बारटेक्स, इसका नाम है एक्सिस ऑफ कैटनरी, और ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लाइन, इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स है, और ये वर्टेक्स सैग हो गया। ठीक, तो बात समझ गए होंगे कौन सा चीज क्या चीज है। और ये तो एक स्ट्रिंग है जो कॉमन कैटनरी बना हुआ है, ये स्ट्रिंग है, ये कॉमन कैटनरी स्ट्रिंग है। यही चीज आगे चल के आपका ये कॉमन कैटनरी कहलाता है। ये 2 पोल होता है, ये देखिए तो ये सेम वर्टिकल लाइन में नहीं है, अलग अलग वर्टिकल लाइन में ये है ना बना हुआ। क्लियर, आप समझ गए? आई थिंक ये आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और ठीक है, अगले दिन हम इस पर डिस्कस करेंगे, इससे इक्वेशन तैयार करेंगे। जो इक्वेशन तैयार करेंगे वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद जो कल का क्लास होने वाला है
वो 8 मार्क्स फिक्स है। कल जो पढ़ा देंगे आपको कंप्लीट कर लेना है। 8 मार्क्स में वही क्वेश्चन आता है, फर्स्ट है चैप्टर का पहला चीज वो है, और वो 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है। और हम कोशिश किए हैं कि सारी चीजों को अच्छे ढंग से समझा सकें। थोड़ा थोड़ा ऐसा हमको लग रहा है कि उधर से कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है, हम रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम बोल रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। तो आदत तो था सामने बैठ के पढ़ाने का, तो वैसा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर संभव हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 1-2 दिन में हमारा लिंक मिल जाएगा। तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसा खबर देते रहें कि क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, और वो हम चेक कर लिया करते हैं। तब हमको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, तो हम आपको दिमाग में इमेजिन करके आपको समझाएंगे। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप कम से कम हमारे से एक बार कांटेक्ट कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो वो भी पूछिए, और क्या क्या समझ गए आप, क्या क्या समझे, आपके माइंड में क्या थॉट्स आया वो आप हमें बताइए। तो आपको हम इमेजिन करके हम तब हमको यहाँ पढ़ाने में लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही समझ रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम शायद हम स्टैटिक्स इस तरह यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नंबर हमारा था वो नंबर अभी किसी कारण बस बंद हो गया है, व्हाट्सएप पे वो अभी काम नहीं कर पा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, उस पर हम जरूर रहेंगे। और आपका रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके आगे और अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। जो 2-4 जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग, 2-4-5 ऐसा भी नहीं है कि कोई भी रहेगा तो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि वो हम कैसे क्या करें, वो रिएक्ट कैसे करेंगे हम। तो ये रिएक्शन के लिए जरूरी है कि आपका व्हाट्सएप से मिल पाना, क्योंकि सारा नंबर भी उसमें नहीं मिलेगा हमको जो हम कांटेक्ट कर पाए, तो संभव नहीं है। तो अपना रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा इस वीडियो को पढ़ने के बाद, और कल कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे तक में ही दे दीजिए, क्योंकि 9 बजे के बाद वीडियो शूट करते हैं। और हो सकता है वीडियो अल्टरनेट भी हमारा जा सकता है, क्योंकि बारिश हो रही है। अभी बारिश में ही हम थोड़ा थोड़ा, बारिश हो ही रही है फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है वीडियो तैयार करने में। तो ठीक है, आई थिंक आप पूरे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और फिर इसके आगे हम और ज़्यादा अपना कोशिश जारी रखेंगे। 1-2 दिन लगेगा अभी, रिएक्शन आपका जैसे आने लगेगा, 12th वाले का रिएक्शन आता है अच्छे ढंग से। आपका भी पिछले बैच में रिएक्शन आ रहा था मॉडर्न में, अच्छे ढंग से पढ़ाए थे। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप जरूर कांटेक्ट करें। मेरा बंद है फोन, तो फिर धन्यवाद। अगले दिन फिर नेक्स्ट